अभिषेक, आरिश, जीतू, सुधीर, नगेंद्र, देवेश, जीतू, पवन, कृष्णा, मोहन, गुंजन, हरदेश, विपिन, राहुल, अविनाश, पवन, प्रियंका, दीपिका, प्रीति, कीर्ति, श्याम, निधि, प्रियंका, सुरभि। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्वेश्चन नंबर 23 समझा दो सर। चलिए, तो भाई साहब हम लोग पढ़ रहे थे इनइक्वलिटी चैप्टर, असमानताएं, और हम इस चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर, और वो भी बड़े प्यार से बना रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत प्यार से हम इस चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं। बस हम एक चीज देख रहे हैं कि अगर हमारे रास्ते में ग्रेटर देन है तो भाई साहब रिजल्ट ग्रेटर देन ही बनेगा, और अगर लेस देन है तो लेस देन बनेगा। ठीक है, और अगर दोनों फैमिली के मेंबर है तो कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर को प्रायोरिटी देते हैं, लेस देन इक्वल में लेस देन को देते हैं। ठीक है, चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिक्कत है? काफी सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 23 में ना दो अलग अलग रिजल्ट थे। तो जब हमारे दो रिजल्ट बनते हैं, है ना, तो दोनों रिजल्ट में से जो फाइनल रिजल्ट होगा वो उन दोनों का कॉमन रिजल्ट होगा। इन दोनों में कॉमन सिंबल क्या है? इक्वल। इन दोनों का कॉमन सिंबल इक्वल है, तो इक्वल ही हम रिजल्ट मानेंगे। जैसे मुझे एक देखो प्रैक्टिकली बात बताओ। जैसे एक ने ये कहा, राम जो है उम्र में या तो मोहन से बड़ा है या मोहन के बराबर है। एक ने तो ये कहा। दूसरा ये कह रहा है कि राम मोहन के बराबर है। तो आप एक बात बताओ, आप किस बात को सच मानोगे? सर ऑब्वियस सी बात है, हम किस बात को सच मानेंगे? राम मोहन के बराबर है। ये बात एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ये ऐसी स्टेटमेंट है जो दोनों व्यक्तियों ने कहा। इसने भी कहा राम मोहन के बराबर हो सकता है, और इसने तो 100% कह दिया, यानी कि राम मोहन के बराबर है, यही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। बड़े होने की संभावना इसने खत्म कर दी। इन दोनों का कॉमन रिजल्ट क्या है? इक्वल। अब कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हो, मान लो सर दो कॉमन रिजल्ट, मान लो सर एक रिजल्ट बने ग्रेटर और एक रिजल्ट बने लेस देन, तो इनका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे? तो बाबू, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। पूछो क्यों? क्योंकि ये दो रिजल्ट कभी जिंदगी में बन ही नहीं सकते कि एक रिजल्ट ग्रेटर बन जाए एक लेस देन। ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कि एक व्यक्ति कहे कि राम मोहन से बड़ा है, दूसरा कहे राम मोहन से छोटा, तो किसकी बात को सच मानोगे? है तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गई दोनों पोजीशन। हाँ, अगर मान लो एक बोले ग्रेटर देन इक्वल, एक बोले लेस देन इक्वल, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? तो फाइनल रिजल्ट हमारा इक्वल होगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? इक्वल होगा। है ना, समझ रहे हो? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, यूपी पुलिस में 50 में से 50 कर पाओगे। क्यों परेशान हो रहे हो भाई? हैं? 100%। अब तो बेटा मौज ही मौज है, वैकेंसीज की भरमार है, नौकरियों की भरमार। इतनी नौकरी कभी नहीं मिलने वाली जो 2024 तक तुम्हें मिल जाएंगी। समझ रहे हो? टाइम से फॉर्म निकाले जा रहे हैं, टाइम पे एग्जाम हो रहे हैं, टाइम पे रिजल्ट निकाला जा रहा है, और टाइम पे ज्वाइनिंग भी हो रही है। तो मौज ही मौज है बेटा तुम्हारी। बस तुम तैयारी करो इस साल जम के, है, सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 19 में बेटा ए से सी दोनों फैमिली के मेंबर है, कंडीशन ब्लॉक। बेटा यहाँ पे कॉमन सिंबल, ओहो, एक बच्चा पता है क्या सोच रहा है? एक बच्चा ये सोच रहा है, सर आपने कहा कि कॉमन सिंबल ही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, तो सर मुझे एक बात बताओ, ए से सी अगर मुझे रिजल्ट निकालना है तो ए से सी रिजल्ट क्या निकलेगा? सर यहाँ भी तो कॉमन सिंबल इक्वल है, तो आपने इक्वल रिजल्ट क्यों नहीं निकाला? अरे प्रभु, यहाँ पे हम कॉमन सिंबल नहीं देखते, यहाँ पर तो हम देखेंगे ग्रेटर या ग्रेटर देन इक्वल में से जो होगा वो हमारा रिजल्ट होगा। अगर यहाँ पे ग्रेटर नहीं है तो रिजल्ट क्या बनेगा? यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा वो ये नहीं बनेगा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल बनेगा। ठीक है, कॉमन सिंबल तो तब देखेंगे जब दो अलग अलग रिजल्ट आ चुके हैं। ये रिजल्ट निकला नहीं है ए और सी के बीच में, हम रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो जब हम रिजल्ट निकालते हैं ना, तो वहां पे हम ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर को रिजल्ट बनाते हैं, वरना ग्रेटर देन इक्वल रिजल्ट बनता है। ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, दोनों को मिक्स मत करो एक दूसरे से। ठीक है, हाँ जी। अगर आप 2024 में एग्जाम देंगे तो कोई बात नहीं बेटा, 2024 में ऐसी तैयारी कर लो कि 2024 तक सब फोड़ दो। तो
23 क्वेश्चन हम बना चुके हैं बेटा। 20वां ये भी क्वेश्चन हो गया था फिल इन दी ब्लैंक्स वाला। 22वां ये वाला क्वेश्चन मार्क वाले भी क्वेश्चन हो गया। 23 क्वेश्चन हो गए। आज हम सीखेंगे इनइक्वलिटी के ईदर और के केसेस, कि ये ईदर और के केसेस क्या है। ठीक है, ईदर और के केसेस क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 24 नोट डाउन करो। एक कथन लिखो बेटा। एक कथन है, स्टेटमेंट यानी कि कथन। कथन है बाबू, ए बड़ा या बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, डी छोटा है बी से, बराबर है ई के, और डी बड़ा या बराबर है जी के। ठीक है, अब यहां पे 3 कंक्लूजन आपके सामने हैं, जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। ए सी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, और ए जी से बड़ा है, और ए सी के बराबर है। ये 3 कंक्लूजन आपके सामने हैं, और ऑप्शन है आपके सामने। ओनली सेकंड फॉलो, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ऑल फॉलो, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। नन फॉलोस, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। अब बताओ क्या आंसर दोगे, हैं? क्या आंसर दोगे इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताओ फटाफट से। सीआरपीएफ निकलेगा भाई, तुम पेपर दो, चिंता मत करो, डेफिनेटली निकाल दोगे, सब निकाल दोगे, बस कॉन्फिडेंस रखो। दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे? इन दोनों ऑप्शन में बेटा फर्क है, इन दोनों ऑप्शन में फर्क है। और 90% स्टूडेंट है जो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ओनली सेकंड फॉलोस। 90% स्टूडेंट, हाँ जी, 90 का मैं कहूं सारे ये आंसर दे रहे हैं ओनली सेकंड फॉलोस। अच्छा, अब ये बताओ ए से सी क्या रिजल्ट है। सर ए से सी जो रिजल्ट है ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल रिजल्ट बनेगा। ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, ना तो पहला रिजल्ट सही है ना दूसरा। ठीक है, हाँ, इनके सही होने की संभावना जरूर है। ए सी से बड़ा हो सकता है और ए सी के बराबर भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, समझ रहे हो। बट ये 100% ट्रू नहीं है, ना ही ये 100% फॉल्स है। लेकिन हमें चेक करना है कौन सा 100% ट्रू है। तो 100% ट्रू बेटा ना पहला है ना तीसरा। ए से जी को ध्यान से देखो, ए से जी, अगर मैं ए से जी देखता हूं तो बेटा रिजल्ट क्या बनेगा, ए से बी, ए बड़ा या बराबर है बी के, फिर सीधा बी से डी, बी बड़ा है डी से, और फिर सीधा डी से जी, डी बड़ा या बराबर है जी के। तो अगर मैं ए से जी का रिजल्ट देख रहा हूं तो मेरे रास्ते में ग्रेटर आ चुका है, तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। और हम फटाफट से क्या करेंगे, फटाफट से ओनली सेकंड फॉलोज आंसर दे देंगे। बस यही हम गलती कर बैठेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर ओनली सेकंड फॉलोज नहीं दे सकते। पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं पहले और तीसरे कंक्लूजन को ध्यान से देखूं, अगर मैं पहले और तीसरे कंक्लूजन को ध्यान से देखूं, तो दोनों को जोड़ने पर हम क्या बना देंगे, जरा मुझे बताओ। दोनों को ऐड करके क्या बनाएंगे, फटाफट से बताओ।
एक जरूरी कॉल हमारी टेक्निकल टीम से। चलिए, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब जरा ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अगर मैं पहले और तीसरे कंक्लूजन को ध्यान से देखूं, तब पहले और तीसरे कंक्लूजन को मिलाकर हम ये रिजल्ट बना सकते हैं। बोलो हाँ कि ना? पहले और तीसरे कंक्लूजन को मिलाकर ये रिजल्ट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर मैं पहले और तीसरे कंक्लूजन को आपस में जोड़ दूं तो डेफिनेटली मेरा ये रिजल्ट बन जाएगा, 100% ये रिजल्ट मेरा बन जाएगा। तो जिन दो कंक्लूजन को जोड़कर हमारा फाइनल रिजल्ट बन जाए, जिन दो कंक्लूजन को जोड़कर हमारा फाइनल रिजल्ट बन जाए, उन्हीं दोनों कंक्लूजन के बीच में हम यूज करते हैं ईदर और। ठीक है, उन्हीं दोनों के बीच में हम क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? ईदर और। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो पता है क्या होगा? ओनली सेकंड एंड ईदर, ओनली सेकंड एंड ईदर फर्स्ट और ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो। ओनली सेकंड एंड ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो। ओनली सेकंड एंड ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। क्या ये ऑप्शन एग्जाम में, क्या ये ऑप्शन हमें दिया हुआ है? इन चारों में से कोई एक ऑप्शन है? नहीं सर। तो जो हमारा फाइनल ऑप्शन है, अगर वो हमें दिखाई ना दे तो हम चूज करते हैं नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो यहां पर या तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे हम, अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होगा तो हम चूज करेंगे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ईदर और कब लगेगा? ईदर और तब लगेगा जब हमारे दो या दो से ज्यादा कंक्लूजन गलत होंगे, तब हमें ईदर और वर्ड का यूज करना है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे सर आपने अभी तक हमें जितने क्वेश्चन कराए, क्या किसी भी क्वेश्चन में ईदर और नहीं था? नहीं, अभी तक जो हमने टोटल 23 क्वेश्चन किए हैं, उन 23 में से किसी भी क्वेश्चन में ईदर और नहीं लगा है। ठीक है, चिंता मत करो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था 23 में से जिसमें दो कंक्लूजन को मिलाकर एक फाइनल रिजल्ट बन जाए। तो ईदर और उन्हीं दो कंक्लूजन के बीच में लगता है जिनको जोड़ने पर हमारा रिजल्ट बन के तैयार हो जाए। ठीक है, जैसे ए से ए जुड़ गया, सी से सी जुड़ गया, ग्रेटर और इक्वल मिलके क्या बना देंगे? ग्रेटर देन और इक्वल। अब ऐसे कौन कौन से रिजल्ट है जो मिलकर बनते हैं? सर अगर मेरा रिजल्ट निकला है ग्रेटर देन इक्वल में, तो ये रिजल्ट मिलकर बनेगा विद ग्रेटर एंड इक्वल। अगर मेरा रिजल्ट निकला है लेस देन इक्वल में, तो ये रिजल्ट मिलके बनेगा विद लेस देन और इक्वल। समझ रहे हो? और एक ईदर और का केस है ब्लॉकिंग केस। तो ब्लॉकिंग केस में ईदर और कैसे लगता है ये थोड़ी देर में समझेंगे। फिलहाल जो हम समझ रहे हैं वो ये दो समझ रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल। इन दोनों में ईदर और की सिचुएशन को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक और क्वेश्चन लिखो, चीजों का बेहतर तरीके से सब तुम समझोगे। जैसे एक स्टेटमेंट है आपका, ए बड़ा या बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, सी छोटा या बराबर है डी से। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके सामने है, एक क्वेश्चन आपके सामने है, ए बड़ा है सी से और ए बराबर है सी के। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे आप? ये क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका आंसर क्या दोगे आप? ऐसे ही एक और है क्वेश्चन नंबर 26, इसका आंसर क्या दोगे आप? ये बताओ। बी छोटा है डी से और बी बराबर है डी के। और एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, इसका आंसर क्या दोगे आप? कि ए बड़ा है सी से और बी बराबर है किसके? सी से। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर क्या दोगे ये आप ये बताओ। हाँ जी, ये बताओ। अब जैसे अगर मैं बात करूं बेटा क्वेश्चन नंबर 25 की, तो रिजल्ट है फ्रॉम ए टू सी। अगर मैं ए और सी के बीच में रिजल्ट बनाऊंगा तो मेरा रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन और इक्वल। अब ये ना तो पहला रिजल्ट है ना दूसरा ए और सी के बीच में, लेकिन जैसे ही मैं इन दोनों को आपस में ऐड कर दूंगा ये मेरा फाइनल रिजल्ट बन के तैयार होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर बेटा मैं ये वाला नहीं दे सकता। जैसे अभी हम आंसर क्या देते थे? नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस, नन फॉलोस। लेकिन अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, या तो पहला सही है या दूसरा सही है,
या तो पहला सही है या दूसरा सही है, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बी से डी की बात करूं तो बी से डी मेरा रिजल्ट क्या है, बी लेस देन और इक्वल टू डी। ना तो ये सही है ना ये सही है, लेकिन इन दोनों को जोड़ते ही मेरा ये रिजल्ट बनेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है, या तो पहला या दूसरा सही है। ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। अब मैं बात करूं ए से सी तो रिजल्ट बनेगा ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ये गलत है। बी से सी की अगर मैं बात करूं, सॉरी ये गलत, दूसरा लिखो बेटा, यहां लिखो ए इज लेस देन सी। अगर मैं ए से सी की बात करूं, ना तो ग्रेटर ना लेस देन, लेकिन अगर मैं इन दोनों रिजल्ट को आपस में जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों रिजल्ट को आपस में जोड़ दूं तो क्या मेरा ये रिजल्ट बनके तैयार होगा, नहीं होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर वही पुराना वाला रहेगा, नन फॉलोस, या फिर हम बोल सकते हैं नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस। ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही दूसरा, ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही दूसरा। ठीक है, तो जिन दो कंक्लूजन को जोड़कर, जिन दो गलत कंक्लूजन को जोड़कर एक सही कंक्लूजन बन जाए, जिन दो गलत कंक्लूजन, अच्छा ये जो गलत थे बेटा ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं थे, बेसिकली ये पॉसिबिलिटी में फॉल्स थे, पॉसिबिलिटी में, ये पॉसिबिलिटी के गलत थे, ये 100% फॉल्स नहीं थे, है ना। तो गलत दो टाइप का होता है, एक संभावना वाला गलत और एक 100% फॉल्स। तो ये संभावना वाला गलत है क्योंकि इसकी सही होने की संभावना इसमें छुपी हुई है, इसकी भी सही होने की संभावना छिपी हुई है, लेकिन 100% ट्रू क्या है हमें नहीं पता। ठीक है, तो बट इनमें से एक तो 100% ट्रू होगा ही होगा, या तो ए सी से बड़ा होगा या ए सी के बराबर होगा। भाई अगर ये रिजल्ट है ए और सी के बीच में, इसका मतलब इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी है, या तो ए सी से बड़ा है या ए सी के बराबर है। कौन सी पॉसिबिलिटी सही है हमें नहीं पता, बट 100% एक तो सही है। इसी में हम इधर और यूज करते हैं, समझ रहे हो। लास्ट वाला तो नन फॉलोज है ना, यहां तो भैया ये पॉसिबिलिटी है और ये 100% फॉल्स है, ये 100% फॉल्स है। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ने पर ये रिजल्ट बन नहीं पाएगा। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर वही पुराना वाला रहेगा, नन फॉलोस, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस। क्वेश्चन नंबर 24 में ऑप्शन सी और डी में फर्क ये है, नन फॉलोस का मतलब होता है जब कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी मतलब जब सारे निष्कर्ष हमारे गलत होते हैं, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। और नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, मतलब दिए गए विकल्प में से कोई भी विकल्प सही नहीं है ना। हाँ जी, हम जो चेक कर रहे हैं बेटा वो 100% ट्रू कंक्लूजन चेक कर रहे हैं, 100% ट्रू कंक्लूजन। तो अब आपको आगे से ईदर और कब देखना है, सर ईदर और हम तब देखेंगे जब हमारे एग्जाम में दो या दो से ज्यादा कंक्लूजन गलत होंगे, तब हमें ईदर और के बारे में सोचना है, वरना हमें ईदर और के बारे में सोचना ही नहीं है, वरना हमें ईदर और के बारे में सोचना ही नहीं है। अब मैं आपके एक क्वेश्चन लिखूंगा जिसमें ईदर और के सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे, है ना, सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, छोटा सा नहीं है, 27 क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 28। मतलब ढेर सारे क्वेश्चन आपको लिखने हैं और हर क्वेश्चन का आंसर लिखना है खुद से। P बड़ा है S से, P बराबर है S के। क्वेश्चन नंबर 29, आप हर क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, P छोटा है S से, P बराबर है S के। क्वेश्चन नंबर 30, P बड़ा है S से, P छोटा है S से। क्वेश्चन नंबर 31, P बड़ा है S से, P छोटा है S से, P बराबर है S के। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, P बराबर है S के, P बराबर नहीं है S के। क्वेश्चन नंबर 33, P बड़ा है S से, P बड़ा है S से और P बराबर है R के। क्वेश्चन नंबर 34,
P बड़ा है S से, P बराबर है T के। क्वेश्चन नंबर 35। P बड़ा है S से और S बराबर है P के। चलिए इन सारे क्वेश्चंस के आप आंसर लिखो, ठीक है। एक काम करना, एक और आंसर लिखो, एक और आंसर लिखो। 3 कंक्लूजन है, P बड़ा है T से, P बड़ा है S से और P बराबर है T के। P बराबर है T के, ठीक है। चलिए आंसर लिखो। चलिए लिखो आंसर। हर क्वेश्चन का आंसर लिखना है आपको। ओके सुशांक, टाटा बाय बाय। सारे आंसर लिखो बेटा, एक एक करके आंसर मत दो मुझे। आप गुस्सा तो नहीं होते ना सर इतने सिली सवाल पूछने पर? हम्म। गुस्सा कैसे होंगे भाई, आपका प्यार है ये तो। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा और ध्यान से समझने की कोशिश करना, है ना। चलिए बेटा, P से S हमें रिजल्ट बनाना है फ्रॉम P टू S। P से S रिजल्ट बनेगा बेटा ग्रेटर देन और इक्वल। तो P से S ग्रेटर गलत, इक्वल गलत, लेस देन गलत, इक्वल गलत, ग्रेटर गलत, लेस देन गलत, ग्रेटर गलत, लेस देन गलत, इक्वल गलत,
इक्वल गलत, नॉट इक्वल टू गलत, ग्रेटर गलत, इक्वल गलत। पी और टी के बीच में बेटा, पी और टी के बीच में रिजल्ट बनेगा ग्रेटर, इक्वल गलत, ये वाला सही है, बाकी सारे रिजल्ट गलत हैं, बाकी सारे रिजल्ट गलत हैं। और एक क्वेश्चन और लेते हैं, 37, दो कंक्लूजन है, P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू S, P इज इक्वल टू S। यहां पे पहला सही दूसरा गलत। चलिए साहब, अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों को जोड़कर मैं P और S के बीच का रिजल्ट बना सकता हूं? P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू S। क्या इन दोनों को जोड़ के बना सकते हैं? बिल्कुल, P से P जुड़ गया, S से S जुड़ गया, ग्रेटर और इक्वल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। इन दोनों को जोड़ के रिजल्ट बना सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल? नहीं बना सकते सर, यहां बनेगा लेस देन और इक्वल। तो इस क्वेश्चन का आंसर वही पुराना वाला होगा, नन फॉलोस। नन फॉलोस यानी कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। इसको हम बेटा, जब नन फॉलोस दो कंक्लूजन के बीच में होता है तो हम उसको नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस भी बोलते हैं। ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ना ही दूसरा। क्या इन दोनों को जोड़ने पर यह रिजल्ट बनेगा? नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन का भी वही आंसर है, नन फॉलोस, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। अब यहां कोई भी ऐसे दो कंक्लूजन है जिनको जोड़कर ये रिजल्ट बनेगा? बिल्कुल बनेगा, पहले और तीसरे को जोड़ के। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो। क्या इन दोनों को जोड़ने पर ये फाइनल रिजल्ट बन जाएगा? नहीं बनेगा सर, इसका आंसर वही पुराना वाला रहेगा, नन फॉलोस। क्या इन दोनों को जोड़ने पर ये रिजल्ट बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा सर, पी से पी जुड़ गया। सर एस और आर को कैसे जोड़ोगे? देखो, हमारे क्वेश्चन में एस और आर दोनों बराबर दिए हुए हैं। हमारे क्वेश्चन में एस और आर दोनों बराबर हैं, तो अगर आर की जगह में एस भी लिख दूं तो कोई फर्क ही नहीं है। तो बेटा ये ईदर और का ही केस है, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है या दूसरा। ठीक है। क्या इन दोनों को जोड़ने पर ये रिजल्ट बनेगा? सर पी से पी तो जुड़ गया, लेकिन एस और टी को नहीं जोड़ पाओगे, एस और टी बराबर नहीं है। तो यहां पर वही पुराना वाला आंसर रहेगा, नन फॉलोस, ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ना ही दूसरा। क्या इन दोनों को जोड़ने पर रिजल्ट बनेगा? कैसे बनेगा सर? एस इज इक्वल टू पी को पी इज इक्वल टू एस लिख सकते हो, पी से पी, एस से एस, ग्रेटर इक्वल बन गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है या दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर 28 में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, 29 में भी कोई दिक्कत नहीं है, 30 में भी नहीं है, 31 में भी नहीं है, 32, 30। एक बार मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप क्वेश्चन नंबर 28 से 35 तक दोबारा से क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि जो आपके आंसर से थोड़े मिसमैच हो गए हैं। क्यों भाई? आपके जो आंसर है वो मिसमैच हो गए। सर मेरे सारे राइट हैं। अच्छा जी, सारे राइट हैं। डेली रिकॉर्डेड होने के बाद में क्लास देखता हूं, पर आज लाइव देख रहा हूं, बड़ा मजा आ रहा है। चलिए साहब, अब आप ये बताओ 33 में क्या दिक्कत है बेटा? मैं आर की जगह एस लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में आर इज इक्वल टू एस दिया हुआ है, इसीलिए पी और आर के बीच में ईदर और बन जाएगा। 31 में क्या दिक्कत है? 31 में बेटा पहले और तीसरे को मिलाकर ईदर और बन जाएगा। 35 में क्या दिक्कत है? 35 में s इज इक्वल टू पी को p इज इक्वल टू s लिख सकते हैं, तो बेटा p से p जुड़ गया, s से s जुड़ गया, अब p और s के बीच में ग्रेटर इक्वल बन जाएगा, जो कि बनाना है हमें ग्रेटर इक्वल। ठीक है, हाँ जी। अब आ जाओ यहां पर बेटा, क्या इन दोनों के बीच में ईदर और लग सकता है? p से p जुड़ गया, s और t जोड़ नहीं सकते क्योंकि अलग अलग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ रहेगा ओनली फर्स्ट फॉलोस, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। अच्छा, यहां ईदर और बनेगा नहीं, केवल एक ही कंक्लूजन गलत है, ये तो सही हो गया। तो इसका आंसर है ओनली फर्स्ट फॉलोस, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो ये सारे जो केसेस थे ईदर और के, वो ग्रेटर देन और इक्वल वाले थे, और हम
37 क्वेश्चन कर चुके हैं, 37। तो जब भी एग्जाम में बेटा क्या आ जाए, जब भी एग्जाम में जब भी एग्जाम में दो या दो से ज्यादा कंक्लूजन गलत हो तो आप खुद देखना कि इनके बीच में कहीं ईदर और तो नहीं है। एम इज सॉरी एन इज ग्रेटर देन आर, एन इज इक्वल टू आर, एन इज इक्वल टू आर। क्वेश्चन नंबर 39 फिर से दो कंक्लूजन है, एन इज लेस देन आर, एन इज इक्वल टू आर। क्वेश्चन नंबर 40 फिर से दो कंक्लूजन है हमारे, एन इज ग्रेटर देन आर, एन इज लेस देन आर। क्वेश्चन नंबर 41 फिर से दो कंक्लूजन है हमारे पास, एन इज लेस देन आर इज इक्वल टू एन, आर इज इक्वल टू एन। क्वेश्चन नंबर 42 फिर से दो कंक्लूजन है हमारे पास, एन इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू एन। क्वेश्चन नंबर 43 इस बार हमारे पास तीन कंक्लूजन है, इस बार हमारे पास तीन कंक्लूजन है, एन इज ग्रेटर देन आर, एन इज इक्वल टू आर, एन इज लेस देन आर। क्वेश्चन नंबर 44 फिर से तीन कंक्लूजन है हमारे पास, एम इज लेस देन आर, एन इज लेस देन आर, एन इज इक्वल टू आर। क्वेश्चन नंबर 45 फिर से तीन कंक्लूजन है हमारे पास, फिर से तीन कंक्लूजन है हमारे पास, एन इज लेस देन इक्वल टू आर, एन एन इज ग्रेटर देन आर, एन इज इक्वल टू आर। चलिए आप इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। जैसे हमने ग्रेटर देन इक्वल को समझा इधर और में, अब वैसे ही हम लेस देन इक्वल को अब वैसे ही हम लेस देन इक्वल को भी इधर और में समझेंगे, वैसे ही हम लेस देन इक्वल को भी इधर और में समझेंगे। ठीक है।
उम्मीद करते हैं कि इस बार आपके आंसर्स गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि अब आप इधर और को बेहतर समझ चुके हैं, है ना। अच्छा, एन से आर के बीच में रिजल्ट बनाओ बेटा। एन से आर के बीच में एन की तरफ तो गेट बंद है और ये लेस देन और इक्वल है, तो लेस देन इक्वल में लेस देन इक्वल ही रिजल्ट बनेगा, तो एन इज लेस देन और इक्वल टू आर। भैया रिजल्ट बनाने में तो आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी कि रिजल्ट क्या बनेगा, तो ना तो ये लेस देन इक्वल है, ना ये, ना ये, ना ये, तो एन और आर के बीच में ये सारे रिजल्ट गलत है, क्योंकि एन से आर जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा लेस देन इक्वल, तो ये सारे रिजल्ट गलत है। एन से आर सारे गलत है, ये सही है, ये सब गलत है। एम से आर बेटा, एम से आर तो डेफिनेटली लेस देन ही बनेगा, तो ये तो सही है। तो अब हमारे ना ये चुटकियों का काम है पता लगाना कि कौन सा रिजल्ट 100% ट्रू है। तो जिस पे टिक है वो सारे रिजल्ट 100% ट्रू है। अच्छा, जिस पे क्रॉस है वो गलत है, या तो वो पॉसिबिलिटी की गलत है या डेफिनेट फॉल्स है। ठीक है, अब हमें देखना है कौन से दो कंक्लूजन जिनको मिलाकर हम फाइनल रिजल्ट बना सके। क्या इन दोनों को जोड़कर हम ये रिजल्ट बना सकते हैं लेस देन इक्वल? सर एन से एन जुड़ गया, आर से आर जुड़ गया, रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल, बनाना था लेस देन इक्वल। इसका मतलब इसमें ईदर और नहीं लग सकता, नन फॉलोस, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर सकता। ये बनाएगा लेस देन इक्वल, तो इसका आंसर है ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है या दूसरा। ठीक है, ये नहीं बनाएगा, इसका भी आंसर नन फॉलोस, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। बेटा आर इज इक्वल टू एन को मैं एन इज इक्वल टू आर लिख सकता हूं, तो बेटा एन से आर क्या रिजल्ट बन जाएगा? लेस देन इक्वल, तो ये लेस देन इक्वल रिजल्ट बन जाएगा एन से आर, तो इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। अच्छा, यहां अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा, एन से आर, एन इज इक्वल टू आर, एन से एन जुड़ गया, आर से आर जुड़ गया, तो एन से आर रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन और इक्वल, जबकि बनना चाहिए लेस देन इक्वल, तो यहां नहीं बनेगा, तो नन फॉलोज। नन फॉलोज इधर और नन फॉलोज इधर और नन फॉलोज। ठीक है, हाँ जी। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं दिया होगा तो नन ऑफ दीज ऑप्शन टिक करेंगे हम, नन फॉलोज ऑप्शन टिक नहीं करेंगे। अब आ जाओ यहां पर, कोई ऐसे दो कंक्लूजन जिनको मिलाकर हम फाइनल रिजल्ट बना सके, सर दूसरा तीसरा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है इधर सेकंड और थर्ड फॉलो, या तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है या तीसरा, या तो दूसरा या तीसरा। अब आ जाओ यहां पर बेटा, ये तो 100% ट्रू है, और इन दोनों को मिलाकर इधर और बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा सर लेस देन इक्वल, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ओनली फर्स्ट एंड इधर सेकंड और थर्ड फॉलो। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली फर्स्ट एंड इधर सेकंड और थर्ड फॉलो। कहीं भी अगर आपको दिया हुआ है आंसर ओनली फर्स्ट फॉलोज, तो इसको सही नहीं मानोगे। आंसर दिया हुआ है इधर सेकंड और थर्ड फॉलो, इसको भी सही नहीं मानोगे। जो परफेक्ट ऑप्शन है वो ये है, परफेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, क्या इन दोनों को मिला के फाइनल रिजल्ट बना सकते हैं? नहीं बना सकते सर, ये तो लेस देन इक्वल नहीं बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल बनेगा। बनाना था लेस देन इक्वल, बन गया ग्रेटर देन इक्वल, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यही रहेगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली फर्स्ट फॉलोज। मैं उम्मीद करता हूं इस बार आपके कम आंसर गलत हुए होंगे। पिछली बार तो बेटा सबसे ज्यादा गलत हुए होंगे, सबसे ज्यादा गलती इसमें हुई होंगी, लेकिन यहां पर थोड़ी कम गलती आपसे हुई होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब रिजल्ट हमारा ग्रेटर देन इक्वल में बनता है तो इधर और बनता है विद ग्रेटर एंड इक्वल, क्योंकि यहाँ पे दो संभावनाएं छुपी हुई हैं, बड़े होने की और बराबर की। जब रिजल्ट हमारा लेस देन इक्वल में बनता है तो रिजल्ट बनता है लेस देन इक्वल, क्योंकि यहाँ पे दो संभावना छिपी हुई हैं, लेस देन और इक्वल की। बट मैंने आपको बताया कि अगर मान लो ब्लॉकिंग केस है तो वहां भी इधर और बन सकता है। कैसे? अच्छा, ये बताओ ब्लॉकिंग में क्या क्या संभावना छिपी हुई है। अगर मान लो ब्लॉकिंग केस है तो वहां पे क्या क्या संभावनाएं हैं जो हिडन है, कौन कौन सी हमारी पॉसिबिलिटी है जो हिडन है, ये बताओ फटाफट से।
हाँ जी। अब ये बताओ, ग्रेटर देन इक्वल में दो पॉसिबिलिटी छिपी हुई है, ग्रेटर इक्वल लेस देन इक्वल में दो पॉसिबिलिटी छिपी हुई है, लेस देन इक्वल, ब्लॉकिंग में कितनी पॉसिबिलिटी छिपी हुई है? सर ब्लॉकिंग केस में नो रिलेशन में तीनों संभावनाएं छिपी हुई हैं, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। यानी कि ब्लॉकिंग केस ईदर और कब देगा? जब दो कंक्लूजन को मिलाने पर ये तीनों सिंबल आ जाए। लेस देन इक्वल ईदर और कब देगा? जब दो कंक्लूजन मिलाने पर ये दोनों सिंबल आ जाए। ग्रेटर देन इक्वल ईदर और कब देगा? जब दोनों को मिलाने पर ये दोनों आ जाए। जैसे ब्लॉकिंग में मैं आपको एक समझाता हूं, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन देता हूं मैं आपको ब्लॉकिंग के केस को समझने के लिए कि ईदर और कैसे लगेगा। ए बड़ा है बी से और बी छोटा है सी से, ठीक है। अब आपके सामने दो कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन है ए बराबर है सी के, दूसरा है ए छोटा या बराबर है सी के। अब आप ये बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 45 में ईदर फर्स्ट और ईदर सेकंड। बेटा ईदर फर्स्ट और ईदर सेकंड कैसे हो जाएगा बाबू? जो कंक्लूजन हमारा 100% ट्रू है उसके साथ तो हम ईदर और बनाते ही नहीं है। ईदर और हमेशा दो गलत कंक्लूजन के बीच में लगाते हैं। ये तो रिजल्ट 100% ट्रू हो गया, उसको तो साइड में हटा दो, ठीक है। ईदर और हमेशा गलत कंक्लूजन के बीच में देखा जाता है, गलत के बीच में, सही के बीच में नहीं देखा जाता, ठीक है। हाँ जी। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा। देखो ए और सी के बीच में नो रिलेशन है, तो इसका मतलब दोनों में से कोई भी कंक्लूजन सही नहीं है। लेकिन जब मैं इन दोनों कंक्लूजन को जोड़ दूंगा तो यहाँ पे ग्रेटर भी है, लेस देन भी है, इक्वल भी है, तीनों सिंबल है। इसीलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है या दूसरा। अब मैं इस चीज को ना प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं, एकदम प्रैक्टिकली, ठीक है। जैसे मान लो एक कथन है हमारा, एक कथन है राम की उम्र मोहन से ज्यादा है और मोहन की उम्र सोहन से कम है। मोहन की उम्र सोहन से कम है। तो पहला कंक्लूजन है राम सोहन से बड़ा है, राम सोहन से उम्र में बड़ा है। दूसरा कंक्लूजन है राम या तो सोहन से छोटा है या सोहन के बराबर है। राम या तो सोहन से बड़ा है या सोहन के बराबर है। इस चीज को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ जी। ऐसे ये बताओ राम और सोहन की उम्र में क्या रिलेशन है? मान लो मोहन की उम्र, बेटा मान लो मोहन की उम्र 20 साल है। मान लो मोहन की उम्र 20 साल है, मोहन 20 साल का है, तो राम और सोहन की उम्र में क्या रिलेशन है? सर राम की उम्र 20 से ज्यादा है और सोहन की उम्र भी 20 से ज्यादा है, तो 20 से बड़ा नंबर ये कोई भी हो सकता है, 20 से बड़ा नंबर ये कोई भी हो सकता है ना। 20 से बड़ा नंबर ये कोई भी हो सकता है और इन दोनों नंबर में कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई भी रिलेशन नहीं है। क्योंकि राम सोहन से बड़ा भी हो सकता है, राम सोहन से छोटा भी हो सकता है, राम सोहन के बराबर भी हो सकता है। कैसे? बेटा राम की उम्र है 50 साल, सोहन की उम्र है 40 साल, तो राम सोहन से बड़ा हो गया। हो सकता है राम की उम्र है 30 साल, सोहन की उम्र है 40 साल, तो राम सोहन से छोटा हो गया। हो सकता है राम की भी उम्र 30 साल है, सोहन की भी उम्र 30 साल है, तो राम और सोहन दोनों बराबर उम्र के हो गए। तो यहाँ पे राम और सोहन के बीच में कोई मतलब कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं है, लेकिन संभावना बेटा 3 है। राम सोहन से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है? क्या आप 100% ये कह सकते हो कि राम सोहन से बड़ा है? नहीं कह सकते। क्या आप 100% ये कह सकते हो कि राम सोहन से या तो छोटा है या बराबर है? नहीं कह सकते 100%। हाँ, लेकिन आप 100% ये कह सकते हो कि राम सोहन से या तो बड़ा है या छोटा है या बराबर है ना। आप 100% ये कह सकते हो। और इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? इन दोनों कंक्लूजन को जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब या तो पहला सही है या दूसरा। इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? इसका प्रैक्टिकली मीनिंग यही तो है कि या तो राम सोहन से बड़ा है या दूसरा मतलब या राम सोहन से छोटा या बराबर है। भाई इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? या तो राम सोहन से बड़ा है या छोटा या बराबर, और यही हमारा आंसर था, है ना। इसीलिए ईदर और लगता है ब्लॉकिंग केस में।
45 बेटा पहला कंक्लूजन तो 100% ट्रू है, तो पहले को तो तुम भूल जाओ, पहला तो 100% ट्रू है, एन से आर लेस देन इक्वल बन गया। अब दूसरा तीसरा कंक्लूजन गलत है। क्या इन दोनों कंक्लूजन को जोड़ने पर ये फाइनल रिजल्ट बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसमें ईदर और नहीं लग सकता, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट फॉलोस। जो पहला निष्कर्ष सही है बस यही होगा। और जो निष्कर्ष सही है उसके साथ हम ईदर और देख के क्या करेंगे, क्योंकि ये तो कंप्लीट सही है। इधर और दो गलत कंक्लूजन के बीच में देखा जाता है। तो अब आप प्रैक्टिकली समझ गए कि प्रैक्टिकली ब्लॉकिंग केस में इधर और हम क्यों लगाते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल अगर सोचें तो राम और सोहन की उम्र में कोई संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ पे तीन संभावना है, या तो राम सोहन से बड़ा है, या छोटा है, या बराबर है। तो जब हम इधर और आंसर दे रहे हैं तो हम यही कह रहे हैं या तो पहला सही है या दूसरा। इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं? या तो राम सोहन से बड़ा है, या छोटा है, या बराबर है। तो जो बात हम कह रहे हैं वो सच्ची तो कह रहे हैं। इनमें से कोई ना कोई तो 100% एक बात सही है, लेकिन कौन सी सही है हमें नहीं पता। इसी सिचुएशन में लगता है इधर और। जैसे मान लो आप एग्जाम देने गए, आप एग्जाम दे के घर लौट कर आए, आपके पापा ने पूछा कि आप पास हो जाओगे या फेल। तो आपने पहला निष्कर्ष दिया, पापा मैं पास हो जाऊंगा। आपने दूसरा निष्कर्ष दिया, पापा मैं पास नहीं होऊंगा। तो आपके जो दोनों निष्कर्ष हैं वो गलत हैं। दोनों में से कौन सा 100% ट्रू है हमें नहीं पता, लेकिन 100% एक तो सही है, या तो आप पास हो गए या फेल हो गए। तो आपके आंसर को मैं ये नहीं बोल सकता नन फॉलोस, मैं क्या बोलूंगा? ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। कि आप जो कह रहे हो या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। तो मैं नन फॉलोज नहीं कह सकता। आपके आंसर को मैं क्या बोलूंगा? ईदर पास हो गए और फेल हो गए, यानी कि ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। मतलब दोनों बातों में से कौन सी बात सच है हमें नहीं पता, लेकिन 100% एक तो सच है। इसी में ही ईदर और वर्ड का यूज होता है। ठीक है। दोनों में से दोनों में से कौन सा सच है, दोनों में से कौन सा सच है हमें नहीं पता, लेकिन 100% एक तो सच है। या तो एन आर से छोटा ही होगा, या फिर एन आर के बराबर ही होगा। ठीक है। 44 में क्या दिक्कत है? पहला तो सही है ही, और इन दोनों में लग गया इधर और। तो अब आप इधर और को प्रैक्टिकली समझ गए होंगे। तो एक काम करते हैं, ब्लॉकिंग केस वाले इधर और भी उठा लेते हैं, है ना। स्टेटमेंट है हमारे पास, एम बड़ा है एन से, एन छोटा है आर से, आर बराबर है एस के, एस बड़ा या बराबर है टी के, सॉरी एस छोटा या बराबर है टी के। 46 हो गए ना। चलो क्वेश्चन नंबर 47, और आपके सामने दो कंक्लूजन है। एम बड़ा है आर से, एम छोटा या बराबर है आर के। 48, एम बड़ा या बराबर है आर के, एम छोटा है आर से। 49, एम बड़ा या बराबर है आर के, एम छोटा या बराबर है आर के। 50, एम बड़ा है आर से, एम छोटा है, एम बराबर है आर के। ठीक है। 51, एम छोटा है आर से, एम बराबर है आर के। 52, एम बड़ा है आर से, एम बड़ा है बराबर है आर से, आर बड़ा है एम से। 53, एम बड़ा या बराबर है आर के, आर छोटा है एम से। 54, आर छोटा है टी से, आर बराबर है टी के, एम बड़ा है आर से, एम छोटा या बराबर है आर के, सॉरी एम बराबर है आर के, और एम बराबर नहीं है आर के। हाँ जी। अब आप इन क्वेश्चंस के आंसर दो। ठीक है। एक एक करके आंसर नहीं चाहिए, एक साथ चाहिए, एक साथ। तो कल फाइनली हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। कल हम पढ़ेंगे बेटा कोडेड इनइक्वलिटी। कल इनइक्वलिटी का लास्ट डे होगा, और कल हम पढ़ने वाले हैं कोडेड इनइक्वलिटीज।
हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये सारे के सारे जो केसेस हैं वो ब्लॉकिंग केसेस हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि इधर और में आप एकदम परफेक्ट हुए कि नहीं हुए हैं। अगर मैं एम से आर चलूं तो भैया एम से आर ग्रेटर भी है, लेस देन भी है, कंडीशन ब्लॉक, एम और आर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना सकते हम बिटवीन एम एंड आर। एम और आर के बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना सकते, कोई डेफिनेट रिजल्ट। आर से टी क्या रिजल्ट बनेगा, आर से टी रिजल्ट बनेगा आर इज लेस देन इक्वल टू टी, इसीलिए ये भी गलत है। तो इसका मतलब यहां पे जितने भी कंक्लूजन्स लिखे गए हैं कोई भी 100% ट्रू नहीं है, कोई भी 100% ट्रू नहीं है। लेकिन एम से आर नो रिलेशन का केस है, नो रिलेशन में भी इधर और लगता है जब दोनों को जोड़ के तीनों सिंबल हैं ग्रेटर लेस देन इक्वल। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। बेटा ग्रेटर इक्वल लेस देन, इसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस, है ना। ग्रेटर इक्वल लेस देन, इक्वल दो बार है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। लेकिन यहां पे जब आप एम और आर को जोड़ दोगे तो रिजल्ट बनेगा ग्रेटर इक्वल, यहां पे लेस देन की पॉसिबिलिटी छुप गई, इसीलिए इस क्वेश्चन का पुराना आंसर है नन फॉलोस, क्योंकि यहां पे तीनों सिंबल नहीं है एम और आर के बीच में दोनों को जोड़ने पर। यहां पर एम और आर को जोड़ने पर बेटा लेस देन है, इक्वल है, ग्रेटर नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा, नन फॉलोस होगा। ठीक है, नन फॉलोस होगा। यहां पर बेटा एम से आर को जोड़ो, लेकिन इसको मुझे सीधा लिखना पड़ेगा एम से आर, और जब मैं इसको एम से आर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एम लेस देन आर। मैं क्या लिखूंगा, एम लेस देन आर। तो बेटा एम से एम जुड़ गया, आर से आर जुड़ गया, ग्रेटर इक्वल लेस देन। यहां पे तीनों मेंबर हैं, यहां पे तीनों फैमिली के मेंबर हैं, इसीलिए ये ईदर और का ही केस है। जब आप इसको एम से आर जोड़ोगे तो तीनों ही सिंबल आपको दिखाई देंगे। लेकिन जब इसको आप एम से आर, बेटा इसको एम से आर कैसे लिखूंगा, एम इज ग्रेटर देन आर। तो अब जब आप इसको एम से आर जोड़ोगे तो आपको तीनों सिंबल दिखाई नहीं देंगे, आपको सिर्फ दिखाई देगा ग्रेटर इक्वल ग्रेटर। अब आपको लेस देन दिखाई नहीं देगा, तो इसका आंसर है नन फॉलोस। हाँ जी, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा, इन दोनों पहले दोनों को जोड़ने पर ये रिजल्ट हमारा बन जाएगा। अच्छा, नॉट इक्वल टू का मतलब होता है या तो बड़ा है या छोटा है, या तो बड़ा है या छोटा है। इसका मतलब ये है इन दोनों को जोड़ने पर तीनों सिंबल है, इक्वल भी है, ग्रेटर भी है, लेस देन भी है, तो ये दोनों मिलकर इधर और देंगे, ये दोनों मिलकर इधर और देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो एंड इधर थर्ड और फोर्थ फॉलो। इस क्वेश्चन का आंसर है इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो एंड इधर थर्ड और फोर्थ फॉलो। ठीक है, अब देख लो कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए। तो कल इनइक्वलिटी का लास्ट डे है ना, कल आखिरी दिन है और कल इस चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त होने वाली है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल। मेहनत करो, पढ़ते रहो, बहुत वैकेंसीज हैं, धुआंधार वैकेंसीज हैं जो पहले कभी नहीं निकली थी। ठीक है, धुआंधार एग्जाम हो रहे हैं, एग्जाम पे एग्जाम, एग्जाम पे एग्जाम। ठीक है, हाँ जी, बस आप मेहनत कर लो बेटा, बस ये बहुत अच्छा चांस है सरकारी नौकरी पाने का, बहुत अच्छा योग बन रहा है तुम्हारा कुंडली के हिसाब से। ठीक है, चलिए।